तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या यूनिट सेकेंड क्या था वो? अलजेब्रा, है ना। और इसमें हमको पढ़ना है 2 चैप्टर। कौन कौन सा? मैट्रिसेज और डिटरमिनेंट। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग देख चुके थे क्या कि मैथमेटिक्स का हम लोग का क्या सिलेबस था, और हमने बता दिया था सबको। और उसमें हमने कहा था क्या कि पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट सेकेंड पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड पढ़ने के बाद तब पढ़ेंगे क्या? यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम लिखते हैं क्या पहले? यूनिट सेकेंड। ठीक है, अलजेब्रा। इसमें पढ़ना आपको 2 चैप्टर। कौन कौन सा? मैट्रिसेज और डिटरमिनेंट। तो पहले देखते हैं वो क्या? मैट्रिसेज को। ठीक है, आइए देखते हैं मैट्रिसेज का क्या डेफिनेशन है, किसे कहते हैं। Definition: a set of mn numbers real or complex in the form of m horizontal lines called rows and vertical lines called columns is called n m by n मैट्रिक्स। क्या दिए हैं? अ सेट ऑफ mn नंबर्स। वो नंबर्स या तो रियल या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और वो क्या कहा? इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड n m by n मैट्रिक्स। कहता है क्या? mn नंबर्स का एक ऐसा सेट, mn नंबर्स का एक ऐसा सेट, और वो नंबर्स आपका रियल या फिर कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। तो mn नंबर्स का एक ऐसा सेट जिसमें कहा क्या? m हॉरिजॉन्टल लाइन हो, m हॉरिजॉन्टल लाइन हो, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या कहा? n वर्टिकल लाइंस। एक mn नंबर्स का ऐसा सेट जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइन हो और n वर्टिकल लाइंस हो, तो उस सेट को कहते हैं क्या? हम मैट्रिक्स कहते हैं, m by n मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, पहले हमको समझना है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, वर्टिकल लाइंस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहा गया है? रो कहा गया है। वर्टिकल लाइंस को क्या कहा गया है? कॉलम कहा गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम इसको कहेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। वह लाइन जो क्या हो? अर्थ के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो क्या हो गया? मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, इसे क्या कहोगे? वर्टिकल लाइंस। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहेंगे। वह लाइन जो अर्थ के परपेंडिकुलर हो, या कह सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वो क्या? वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा गया? रो कहा गया। वर्टिकल लाइन का क्या क्या? कॉलम कहा गया। ठीक, अब यहां पर देखो, मतलब ये सारे लाइन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम लोग कहेंगे क्या? ये आपका क्या है? रो है। ठीक है, इसे क्या कहिएगा? ये मेरा है ना, ये क्या हो गया? वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कॉलम कहेंगे।
है ना। और ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम क्या करते हैं, रो करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे। तो ये तो रो और कॉलम तो समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो उस मकान में क्या करते हैं हम लोग, पिलर देते हैं, है ना। तो पिलर ही आपका क्या है, वर्टिकल लाइन होगा। पिलर 4 5 10 पिलर पड़ता है ना, तो वही पिलर को हम लोग क्या करते हैं, कॉलम। और छत के साथ जो पास करता है सीलिंग ऊपर से, पता है, छत के साथ ऊपर से, जिसको हम लोग बीम कहते हैं, तो बीम वो आपका रो का काम करेगा। ठीक है, तो कॉलम और रो समझ गए। तो क्या कहा कि एक ऐसा नंबर है mn नंबर्स, ठीक है, इसमें कहा क्या, m हॉरिजॉन्टल लाइन हो, n वर्टिकल लाइन हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, m/n मैट्रिक्स। तो यहाँ m/n है, मतलब उस मैट्रिक्स का साइज हो गया, उस पर हम लोग भी करेंगे डिस्कस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कि हम लोग मैट्रिक्स तो जाने कि उसमें कुछ रो होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं। उस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे दर्शाएंगे, उसे देखते हैं। m/n मैट्रिक्स इज यूजुअली written as, ध्यान देंगे, A11 A12 A13 A1n A2n A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n फिर डॉट AM1 AM2 AM3 AMN। और इसे एक इस टाइप के ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, इस तरह। इसे हम कहते हैं क्या, m/n मैट्रिक्स। m/n मैट्रिक्स क्यों कहा गया, mn नंबर लिया गया। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या दिया हुआ था, m हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब क्या होगा, m रो होगा, m क्या होगा, रो। नंबर ऑफ रो कितने होंगे, m। आप कौन कर सकते हैं, हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका है, इसको हम कहेंगे क्या, फर्स्ट रो, फिर इसको सेकेंड रो, नेक्स्ट थर्ड रो, नेक्स्ट फोर्थ रो, डॉट डॉट डॉट, क्या हो गया, mth रो हो गया। ठीक है, फिर इसे क्या कहिएगा, ये आप क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। इसे फर्स्ट कॉलम, इसे सेकेंड कॉलम, इसे थर्ड कॉलम, डॉट डॉट, क्या हो गया, nth कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या कहा गया, m/n मैट्रिक्स कहा गया है। इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसा भी शॉर्ट में aij। तो यहां पर देखो, ये जो फर्स्ट सफिक्स है आई, है ना, तो ये जो फर्स्ट सफिक्स आई है, उसका मतलब क्या हुआ, ith रो हो गया। क्या हो गया, मतलब वो रो को इंडिकेट करेगा। सेकेंड सफिक्स जो आपका j है ना, वो क्या हो जाएगा मेरा, jth कॉलम, मतलब वो कॉलम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, पहला सफिक्स किसको देगा, वो रो को, सेकेंड सफिक्स कॉलम को। अब यहां पर देखो A11 है, A11 है, तो फर्स्ट सफिक्स क्या है मेरा, 1, सेकेंड क्या है, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट सफिक्स क्या होगा, किसके लिए होगा, रो के लिए। सेकेंड सफिक्स किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। यहां देखो पहला सफिक्स क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। या क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया। फिर देखो अगला, देखो रो में यहां क्या है, फर्स्ट सफिक्स क्या है, 2, यहां क्या है, 2, यहां क्या है,
2, ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड रो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 3, मेरा क्या हो गया, थर्ड रो हो गया। और हमने भी क्या कहा, सेकेंड सफिक्स उसके बाद वाला दिया हुआ है, यहाँ क्या है 1 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 है, ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, ये क्या हो गया मेरा सेकेंड सफिक्स, तो ये क्या हो गया कॉलम हो गया सेकेंड। फिर क्या हो गया थर्ड कॉलम, ये क्या हो गया nth कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं कि हमने जो मैट्रिक्स दिखाया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, उसमें क्या है m क्या है रो है और n क्या है कॉलम है, इससे हमने क्या कहा m बाय n मैट्रिक्स कहा। ठीक है, इसको हम लोग m इंटू n नहीं पढ़ेंगे, m इंटू n नहीं पढ़ेंगे, m इंटू n नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसको। ठीक है, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे m बाय n पढ़ेंगे। जैसे किसी चीज के साइज को हम लिखते हैं, जैसे मान लो क्यों लिख दिया 5/4 साइज है ना, तो मतलब ये लेंथ हुआ और ये ब्रेथ हुआ, तो बोलते हैं वो क्या है 5/4 3/4, लेकिन लिखते कैसे हो उसको है मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो साइज को जब भी लिखा जाता है तो उसको इस तरीके से ही इंडिकेट करते हैं। इतना तक समझ आ गया है ना। तो मैट्रिक्स को हम लोग मैंने क्या देखा कि दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, या ब्रैकेट एक ये भी होता है हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, या हम लोग ये डबल वर्टिकल लाइन के बीच में भी लिख सकते हैं। मतलब इस तीनों में से किसी भी ब्रैकेट का आप यूज कर सकते हैं, ये तीनों मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ गई। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से ही वो लिखेंगे। बात समझ गए। अब देखिए मैट्रिक्स जो है कोई नंबर नहीं है, इसका हम कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ क्या है अरेंजमेंट है, नंबर्स का अरेंजमेंट है, बहुत सारे नंबर्स का क्या है ये अरेंजमेंट है। इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो फाइंड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सिर्फ क्या है नंबर्स का अरेंजमेंट है, जिसमें कुछ रो होते हैं कुछ कॉलम होते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन यानी कि रो और कॉलम को समझे, मैट्रिक्स को किस तरह से करते हैं रिप्रेजेंट, उसका क्या सिंबल है वो समझ गए। हम ये भी समझ गए कि मैट्रिक्स को जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ये बात समझ गए। आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर उससे बतलाते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -1 -2 लिख दिया ऐसा। अब यहां पर देखिए आपसे पूछे कि इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम है ना, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है कितने वर्टिकल लाइन है, तो यहां हम देख सकते हैं क्या दिस इज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या करते हैं रो करते हैं। It means that this is the first row, this is the second row, this is the third row, है ना। मतलब इसमें क्या हो गया there are 3 rows, है ना। इसे क्या कहेंगे वर्टिकल लाइंस, और वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम, दिस इज द फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब हम कह सकते हैं क्या कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ देयर आर 4 कॉलम्स एंड देयर आर 3 रोज, 3 रोज, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या इस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा 3 बाय क्या 4। पहले हम लोग किसको लिखेंगे, पहले हम लोग रो को इंडिकेट करेंगे, किसे रो को।
बाद में किसे, कॉलम को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हो ये आपका हो गया फर्स्ट रो, उसके नीचे सेकेंड रो, उसके नीचे थर्ड रो हो गया। तो पहले करके हम 3 लिखेंगे, है ना। फिर ये क्या होता है मेरा, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम, दिस इज द फोर्थ कॉलम। तो 4 लिखेंगे और इसके साइज को इसी तरीके से हम लिखते हैं 3/4। इसे हम लोग 3 into 4 नहीं पढ़ेंगे, 3 क्रॉस 4 नहीं पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो 3/4 साइज को ऐसे ही पढ़ा जाता है, लिखेंगे इस तरह, लेकिन पढ़ेंगे 3/4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी लिखा गया था M/N मैट्रिक्स, मतलब क्या, वो मैट्रिक्स के साइज को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो यहां पर इस साइज से हम ये जान रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और क्या 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, साइज कहिए या उसी को कह सकते हैं ऑर्डर, या उसी कह सकते हैं टाइप, या उसी कह सकते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या हुआ 3/4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3/4, इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है 3/4। ये मैट्रिक्स किस टाइप का है 3/4 टाइप का है। मतलब क्या हुआ, दिस मैट्रिक्स कंटेन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 2 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिखिए। अब यहां बताना है कि इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का टाइप क्या होगा। तो पहले हम देखो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। तो हमने क्या बतलाया कि पहले किसको लिखा जाता है, पहले रो को लिखा जाता है, बाद में कॉलम को। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या, दिस इज द फर्स्ट रो, है ना, उसके नीचे सेकेंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। देयर आर 4 रोज 4, है ना। कितने कॉलम हैं, तो देखिए दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, यानी क्या 2 कॉलम्स दिख रहा है, जिसका ऑर्डर क्या हो गया 4/2। तो किसी भी मैट्रिक्स का डायमेंशन, साइज, टाइप, ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप समझ गए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। अब आइए हम इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स देख रहे हैं, इस नंबर्स को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। हमने क्या कहा, एलिमेंट्स, या फिर क्या कहूंगा एंट्रीज। कहीं कहीं किसी बुक पे लिखिएगा एंट्रीज ही लिखा मिलेगा आपको, है ना। एलिमेंट्स भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इस मैट्रिक्स में उस एलिमेंट का क्या पोजीशन होता है। हम फिर लिखा b इक्वल्स टू 4 0 9 2 1 5 -7 3 -2 9 -9 1 4 -4 ले लीजिए। ठीक है, बतलाओ जल्दी से इस मैट्रिक्स का साइज क्या है। हम बोल सकते हैं क्या 3/4। फटाफट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4, फिर 4, 3/4 हो गया। अब देखिए इसमें हम एलिमेंट का कैसे पोजीशन बतलाएंगे, कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है, किस रो में है, किस कॉलम में है, उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखिए इसका नाम हम लोग क्या देंगे, तो उससे पहले लिखाया करना कि मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A14 ऐसा होता है। तो यहां पर देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे A11, A11 क्या बोल रहे हैं हम A11। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा A12। फर्स्ट सफिक्स क्या होता है, वो रो को इंडिकेट करता है, सेकंड सफिक्स कॉलम को। तो हम ये मेरा क्या है फर्स्ट रो है, तो A11। नेक्स्ट क्या बोलेंगे A12, है ना। ये क्या होगा A13, ये क्या होगा A14, आगे भी कुछ होता A15, फिर नेक्स्ट
A16 है ना। तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो मेरा फिक्स रहेगा, क्योंकि ये मेरा क्या फर्स्ट रो है। नेक्स्ट वाले को हम लोग चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा क्या हो गया A11, ये क्या हो गया मेरा A12, ये क्या हो गया मेरा A13, ये क्या हो गया A14। अब हम लोग जो है फर्स्ट रो से कहां आ रहे हैं, सेकेंड रो में। सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में आएंगे तो अब इस एलिमेंट का पोजीशन क्या बनेगा A21, A21, नेक्स्ट A22, नेक्स्ट A23, नेक्स्ट A24। आप देख रहे हैं ना कि पहला सफिक्स 2 ही रहेगा, पहला सफिक्स 2 रहेगा, बाद वाला चेंज होगा। A21, A22, A23, A24, क्लियर। नेक्स्ट फिर क्या हो गया, थर्ड रो है ना। तो यहां पर क्या A31, नेक्स्ट A32, नेक्स्ट A33, नेक्स्ट A34। समझ में आ रहा है ना। तो यदि हमने लिख दिया A12, इसका क्या मतलब हुआ, आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स में A12 कौन सा एलिमेंट्स होगा, कौन सा एंट्रीज होगा। इसको हम कैसे जानेंगे, हमने क्या कहा, फर्स्ट सफिक्स रिप्रेजेंट्स क्या होगा रो, सेकेंड सफिक्स रिप्रेजेंट्स कॉलम। मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट। तो फर्स्ट रो, तो आप देखिए फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड कॉलम ये हो गया, तो कहां कट करेगा 0 पर, ठीक है। तो हम कर सकते हैं A12 क्या हो जाएगा 0। चलिए वो तो मैं लिखा हुआ था, नेक्स्ट देखते हैं। हमने लिख दिया A32, क्या लिख दिया A32 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो। तो पहले फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो में आ गए, थर्ड रो में ये आ गए हम लोग, ये पूरा थर्ड रो हो गया। थर्ड रो का क्या है सेकेंड कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम है। ध्यान दीजिए दोनों इंटरसेक्ट कहां किया, तो हम लिख सकते हैं A32 क्या होगा -9 हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर आपसे पूछूंगा A34 क्या होगा, तो क्या बोलेंगे -4, गुड। A34 थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, थर्ड रो देखिए ध्यान से आप, थर्ड रो मेरा ये हुआ, देख रहे हैं ये। फिर क्या है फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर ये फोर्थ कॉलम। तो यहां पे जाके दोनों इंटरसेक्ट करता है, तो A34 इक्वल टू क्या होगा -4 हो जाएगा, क्लियर है। अब फिर देखिए A23 मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो पहुंच गए, थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या आएगा -7, ठीक है। देखते हैं कुछ और एग्जांपल। x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है 3/3। देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, कितना हो गया 3/3, ठीक है। अब बताइए पूछूंगा A11 क्या है 1 हो गया, A12 क्या होगा 2 हो जाएगा, A13 क्या है 3 हो जाएगा, नहीं। अब मैं जहां तहां से देता हूं A32 आप देखिए किस थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो मेरा ये रहा, सेकेंड कॉलम खींच लीजिए, सेकेंड कॉलम देखिए इंटरसेक्ट कहां हो रहा है ये पोजीशन, तो हम कर सकते हैं क्या 8, कहीं से किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछ दूं A23 सेकेंड रो, ये रहा सेकेंड रो, थर्ड कॉलम 1 2 3 कहां मिला ये 6, यहां कर सकते हैं क्या 6, बात समझ आ रही है। तो हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन बदला सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मैट्रिक्स का अभी तक में जो है साइज, ऑर्डर, डायमेंशन टाइप समझे हैं।
और उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसका क्या क्या पोजीशन है इसको जानना है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आप यहां ध्यान से, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 है। तो मैं आपसे पूछूं मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो क्या कहेंगे 9। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देने से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम है तो उसका हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ है तो कितने एलिमेंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अभी हमने क्या कहा कि ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपने क्या कहा, हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। मैंने फिर कहता हूं उस बात को, हमने क्या कहा, ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। इसी बात को उल्टा कर दीजिए, क्या कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। बात समझ आई? हमने क्या कहा, यदि किसी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है उसे पता करना है। ठीक है, पता कर सकते हैं। यदि आपको पता चल जाए कि उस किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, तो बतलाइए उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन 2 नंबर्स को फाइंड करेंगे जिसके मल्टीप्लाई करने पर हमको 12 आता होगा। उस ऑर्डर पेयर को फाइंड करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 आता होगा। फाइंड कर सकते हैं। आप कहेंगे क्या, 1 into 12, 1 into 12, फिर क्या कहेंगे 2 into 6, फिर क्या कहेंगे 3 into 4, फिर क्या कहेंगे इसके बाद। अब इसी का आप ले लो रेसिप्रोकल, इसी का कन्वर्ट कर दीजिए, 12 into 1, 6 into 2, 4 into 3, यही सब पॉसिबल है। हाँ, तो हम कर सकते हैं क्या, यदि किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर यही सब हो सकता है। क्लियर है? यदि किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है तो बतलाइए उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो हम कर सकते हैं क्या, 1/3, फिर सॉरी 1/13, या फिर कर सकते हैं क्या 13/1, वही पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, या फिर इसका उल्टा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है हम उसका पॉसिबल ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। उस मैट्रिक्स के स्पेसिफिक एलिमेंट का क्या पोजीशन होगा, उस पोजीशन को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं कुछ पूछूं, बतला सकते हो। देखिए, मैं लिख लेता हूं मैट्रिक्स, इसको y नाम दे देता हूं। ठीक, ध्यान देना, -4 0 2 1 3 5 7 8 9। ओ ये तो ले चुका था मैथमेटिक्स का, एक मैं बढ़ा देता हूं, 5 -2 √7, ऐसा मैंने ले लिया। ठीक है, सबसे पहले बतलाएंगे हम लोग क्या कि इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो यहां देखेंगे क्या, 1 2 3, तो 3/1 2 3 4 कॉलम हो गया, 3/4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है? अब बतलाइए जल्दी से, 8 2 2 का एलिमेंट क्या होगा, तो हम कर सकते हैं क्या 3, है ना। 8 2 2 एलिमेंट क्या हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, है ना। जैसे ब्रेन चलाइए, 8 2 2 है, सेकेंड रो बना, फट से बना सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम, देखिए वो कहां कोलाइड करता है, वही मेरा पोजीशन बन जाएगा। ठीक है, पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताओ तो 1 5 7 8 इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? तो हम देख सकते हैं क्या, 1 2 3 4, तो क्या हो गया 4 रोज हो गया। कॉलम की बात करते हैं, एक ही तो कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो क्या हो गया 4/1 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूं, बतलाइए फटाफट से। इसमें कितने हैं? एक ही एलिमेंट है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या हो गया 1/1 हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बतलाओ। 1 0 5 7 8 2 1 इसका साइज क्या है? इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? ये मैट्रिक्स है ही नहीं, इसको मैट्रिक्स कहेंगे नहीं। आप देखिए यहां पे क्या है, वैकेंट है ना, वहां पर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, एलिमेंट्स होना चाहिए, कंप्लीटली फुलफिल होना चाहिए वो, तभी उसको हम कह सकते हैं वो मैट्रिक्स है। कोई भी मिसिंग होगा उसे मैट्रिक्स नहीं कर सकते। बात समझ आई? ठीक है, तो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ गए हैं। उस मैट्रिक्स में जो दिया गया एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का क्या पोजीशन है उसे फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। इसका उल्टा एलिमेंट्स दिया हुआ है, ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप तो समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं एक एग्जांपल फिर लेता हूं, इस अलग देखिए। इसके बाद एक एग्जांपल है, अब ध्यान देंगे, यहां मैं लिख देता हूं पहले एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट a 3/2 matrix whose elements are given by Aij equals to 2i plus 4j, है ना। क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equals to 2i plus 4j, है ना। कुछ भी ये डिफाइन कर सकता है, कुछ भी ये हो सकता है। आपसे कहता है क्या कि एक 3/2 साइज का मैट्रिक्स बनाइए जिसका एलिमेंट ये दिया गया है। देखिए इसके सॉल्यूशन में तो लिखना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहा? 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 3/2 मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स हमको फॉर्मेट करना है जिसमें क्या कहा, 3 रोज हो और 2 कॉलम्स हो। तो देखिए हम पहले इसको मानेंगे, लेट मैट्रिक्स को किसमें लिखते हैं, कैपिटल टर्न, कोई भी ऐसी कुछ मान लेंगे। A इक्वल्स टू 3 रोज है, सोचो तो पहले 3 रोज है मतलब ऐसा 3 लाइन्स होगा, 2 कॉलम्स है तो ये 2 कॉलम्स हो जाएंगे, यही ना। अब देखिए हम इसको कैसे अरेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसे हम कैसे अरेंज करेंगे। देखिएगा ध्यान से, 3/2 है ना, तो A11 A12 स्टॉप। अब आगे हम A13 नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या कहा, 2 कॉलम्स कहा। जब हम कॉलम्स की काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो आप काउंटिंग ऐसे करते हो ना, ऐसे 1 और ये 2 तो पुट चुका है। अब आगे हम लिखेंगे तो क्या होगा, काउंटिंग फिर 3 हो जाएगा। और हम पे यहां दिया क्या है, 2 कॉलम्स, 1 कॉलम्स और ये 2 कॉलम्स हो चुका है। अब आइए सेकंड रो में, यहां क्या देंगे इसका नाम A21, नेक्स्ट नाम क्या देंगे A22, यहां क्या होगा A31, ये क्या होगा A32, और यहां पर इसका साइज दे देंगे 3/2। क्लियर है?
अब देखिए ये सारे एलिमेंट को फाइंड करेंगे। इसके लिए हमको यहां पर दिया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, इसे मैंने एक ले लिया। सिंस aij इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2i प्लस 4j, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर अब देखिए हम बारी बारी से सारे एलिमेंट को फाइंड करते हैं। पहला क्या है a11, तो आप यहां लिखिए a11। अब देखो यहां पर a11 हो गया, पहले क्या है i, बाद में क्या है j, तो पहला वाला जो सफिक्स है वो i का काम करेगा, बाद वाला j का, यानी कि i के प्लेस पे 1 रखिए, j के प्लेस पे 1 रखिए। 2 यहां क्या है i, तो 2 इंटू i है, i कितना है मेरे पास 1, तो 1 प्लस 4 इंटू j भी कितना है 1, दिस इक्वल्स टू कितना होगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या है a12, तो i के प्लेस पे 1 रहेगा, j के प्लेस पे 2 रहेगा, तो यहां पर देखिए यहीं से निकालेंगे, 2 को 2 लिखेंगे इंटू i है, i कितना है 1 प्लस 4 इंटू j कितना मेरे पास 2 है, कितना हो ये आपका 6 है। नेक्स्ट क्या है a21, ठीक है, तो यहां से निकालेंगे हम लोग 2 इंटू क्या है i कितना है 2, फिर प्लस 4 इंटू फिर क्या है j कितना है 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 8, ठीक। नेक्स्ट निकालिए a22 क्या होगा, फिर यहीं से निकालेंगे हम लोग, बताइए 2 इंटू i भी 2 है, j भी 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 प्लस 4 12। नेक्स्ट क्या है a31, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्या है a32, दिस इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, दिस इक्वल्स टू 14, ठीक है। सारे को फाइंड कर लिए हैं, अब आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर क्या a इक्वल्स टू जिसका जहां पोजीशन है उसके प्लेस पे सबको डाल देंगे। a11 कितना है 6, उसके प्लेस पे 6, फिर कितना है 6, याद रखिए 6, फिर क्या है 8, फिर क्या है 12, फिर क्या है 6, फिर क्या है 14, ठीक है। और यहां पर इसका कर देंगे ऑर्डर 3/2, क्लियर है। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा आप बना सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं, बड़े बड़े सब तो देखेंगे। फर्स्ट आपका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसको किसे कहेंगे, है ना। हम कह सकते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ क्या कॉलम्स दोनों बराबर नहीं हो, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अ मैट्रिक्स इज said to be rectangular if the number of rows is not equal to number of columns, ठीक है। A matrix is said to be rectangular if the number of rows is not equal to the number of columns। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, है ना।
बताइए 2 3 4 1 0 9। क्या इसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे? डेफिनेटली कहेंगे। इसका क्या साइज है आप देख सकते हैं, 1 2 2 रोज, ठीक है, 1 2 3, क्या हो गया, तो 2 by 3 3 by 4 5 by 4 3 by 2 1 by 2 2 by 1, मतलब इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स होंगे वो सभी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी क्या नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स टाइप का जो भी मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा। अब देखते हैं सेकेंड आपका है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसके नाम से स्पष्ट है, हॉरिजॉन्टल। अब देखो मैं कुछ शेप बनाता हूं, आप बतलाओ ये आपको कैसा दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल टाइप का दिख रहा है। फिर देखिएगा मैं आपसे पूछता हूं ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको वर्टिकल टाइप का दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा ये कैसा आपको दिख रहा है, बताइए ये क्या दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल टाइप का दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, वर्टिकल टाइप का दिख रहा है ना। तो हमको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को डिफाइन पहले करना है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। आप ध्यान दीजिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, बढ़ता है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ये, तो ये जो डिस्टेंस मेरा ये है वो क्या है, बढ़ रहा है, बीच का जो डिस्टेंस वो क्या है, बढ़ता है। तो यहां पर देखो ये डिपेंड किस पे करेगा, देखिए ध्यान से, अब हम कहेंगे क्या ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम है, ये सिक्स्थ कॉलम है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आप देख कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो ज्यादा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से आप, यहां पर ज्यादा क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर रोज है, तो ये वर्टिकल का रूप ले रहा है। तो हम कर सकते हैं एनी मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ कॉलम्स इज मोर देन द नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या अधिक हो रो की संख्या से, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर, मैं लिख देता हूं, any matrix in which the number of columns is more than the number of rows is called a horizontal matrix। ठीक है, any matrix in which the number of columns is more than the number of rows is called a horizontal matrix। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 4 5 6। इससे हम कर सकते हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। इसका देखिए ऑर्डर क्या होता है, इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम है ना, एक ही तो रो है ना, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो कहेंगे क्या 1/3। डेफिनेशन देखिए क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स कहा वो ज्यादा होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, यहां 1/3 है, और भी दे सकते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये भी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। यहाँ पर कितने रो है, कितने कॉलम है, 1 2 2 रोज है। कॉलम कितने हैं, तो 4 कॉलम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ रो से ज्यादा है। इससे कह सकते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड देखते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। उसी का अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, एनी मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं, नंबर ऑफ रोज इज मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ वर्टिकल मैट्रिक्स। डेफिनेशन देख ही लिए हैं, फिर दे देता हूं। एनी मैट्रिक्स in which the number of rows is more than the number of columns is called a vertical matrix। क्लियर है, एग्जाम्पल दे देते हैं। यही 4 5 6, इसी को आप इस रिक्वेस्टर में 4 5 6। अब बतलाओ इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप इसको पढ़ कीजिए। 1 उसके नीचे, 2 उसके नीचे, 3 ये हो गया 3, कॉलम तो एक ही है तो 3/1। नेक्स्ट देखिए, ये ले लेते हैं 1 5 2 6 3 7 4 8, है ना। 1 2 3 4, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4, ये आपका है रो मैट्रिक्स। ठीक, देखिए कैसे करें। इफ अ मैट्रिक्स हैज only one row and any number of columns, then it is called a रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, यहीं पर देखिए कहता अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, मतलब एक ही रो होना चाहिए। और क्या कहा, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम कुछ भी हो, कॉलम की संख्या कुछ भी रहे, लेकिन रो एक ही होना चाहिए, तब उसे कहते हैं क्या, रो मैट्रिक्स, या उसको रो वेक्टर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो, 1 2 3, बताइए क्या इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे। आप देख सकते हैं एक ही रो है, कॉलम्स कुछ भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका साइज क्या दे सकते हो, 1/3। फिर देखिए कुछ और एग्जांपल लो, √2 √3 √5 √7, बताइए इसे भी हम कर सकते हैं रो मैट्रिक्स। इसका साइज क्या है, 1/4 है ना। अन्य एक आप यहाँ पर कर सकते हो क्या, कि रो मैट्रिक्स का जो साइज आ रहा है 1/3 1/4 1/2 1/5 1/something, यानी कि रो मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, 1/n टाइप का होगा। क्या बोले हम, रो मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, रो मैट्रिक्स का साइज, रो मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, 1/n टाइप का होगा, 1/n टाइप का होगा। क्लियर है। पांचवा देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स।
इसमें क्या किए, बस ऐसे ना कहें, यहां लिखे थे इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, तो इसमें क्या देंगे, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज देन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और अ रो sorry it is called a column matrix or a column vector। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1 है ना, इसी को दे देंगे क्या √2 √3 √5 √7, ये क्या रखेंगे 4/1। तीन क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ये था। रो मैट्रिक्स मतलब क्या, एक रो होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या, एक ही कॉलम होना चाहिए, रो कुछ भी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6, यह है जीरो मैट्रिक्स, या इसी को कहा गया है नल मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट, आप इसको कर सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जीरो, एनी मैट्रिक्स इन which all the elements are zero, all the elements are zero is called a zero matrix or a null matrix। ठीक है, एग्जाम्पल खुद दे सकते हैं हम लोग, ये हुआ आपका जीरो मैट्रिक्स, ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स, ये भी हुआ आपका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब कितना होगा 7 है ना, ये आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से स्पष्ट है। इससे पहले हम पढ़े थे क्या फर्स्ट में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके डेफिनेशन में क्या कहे थे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। क्या दे देंगे एनी matrix in which the number of rows is equal to the number of rows is called a square मैट्रिक्स। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 1 2 4 5 1 2 4 5, इसका साइज क्या हो 2/2, 1 3 7 8 9 0 2 4 6, इसका साइज क्या है 3/3 है, यानी कि 2/2 या फिर 1/1 लिख सकते हैं, 2/2 3/3 4 5, ये सब को कर सकते हैं क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट देखते हैं 8 आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान देंगे a square matrix is called a diagonal matrix
if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are not all equal. ठीक है, a square matrix is called a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are not all equal. यहाँ पर ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है ना, वो क्या करता है। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है क्या, देखिए ध्यान से, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये नहीं कहा, अ मैट्रिक्स नहीं कहा, क्या कहा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कहा। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में दिया जाएगा। हम अ मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। A square matrix is called a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are not all equal. ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, क्या कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स का था, हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। देखिएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए क्या कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब देखो यहां पर एक चीज आया है, क्या, एक वर्ड आ गया है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें वर्ड आया क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आया, और एक आया क्या, डायगोनल एलिमेंट्स। तो पहले हम इसको समझते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हुआ आपका डायगोनल एलिमेंट्स, ये है ना, कहेंगे सर इसको आप कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, तो क्या हम इसे भी कर सकते हैं, सॉरी क्या हम इसे भी कर सकते हैं, क्या ये भी मेरा होगा, है ना। तो हम स्क्वायर बना देते हैं, ये स्क्वायर बना दिए, तो ये मेरा हुआ डायगोनल, तो क्या मेरा ये भी है ना। इसमें मेरा देख रहे हैं क्या कि दो डायगोनल है, तो क्या इसमें कोई ऐसी बात है, नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं होगी। डायगोनल एलिमेंट्स का रिलेशनशिप और सिर्फ मेरा इस डायगोनल से होगा, ना कि इस वाले डायगोनल से होगा। जब भी डायगोनल की बात आएगी तो हम लोग इसको इस तरीके से लेंगे, है ना। ये आपसे पूछा जाए इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, आप कहेंगे क्या, A11, इसका क्या पोजीशन है, A22, इसका क्या है, A33 है। यानी आप देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहा गया है, A11, A22, A33, A44, इस टाइप के पोजीशन वाले एलिमेंट्स को कहा गया क्या, डायगोनल एलिमेंट्स। इसे नहीं कहेंगे, ठीक है, डायगोनल कहिए इसको, या लीडिंग डायगोनल कहिए, या प्रिंसिपल कहिए, सब बातें की है हमने। क्या कहा, डायगोनल या इसी को कहा गया लीडिंग डायगोनल, या इसी को कहा गया प्रिंसिपल डायगोनल, या इसी को कहा गया मेन डायगोनल। ठीक है, इस चारों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। जब भी डायगोनल का चर्चा होगा तो मेरा रिलेशन इससे होगा, हमेशा के मतलब ना कि इससे। ठीक है, ऐसा नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम इसी को समझेंगे, बात समझ गए। तो यहां पर देखिए, तो ये मेरा क्या है, डायगोनल का एलिमेंट हो गया। बाकी इसको छोड़कर, इसे छोड़ के जो भी एलिमेंट है उसे हम कहते हैं क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब आइए डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स नहीं है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देख लीजिए, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। और क्या कहा,
तो डायगोनल के एलिमेंट्स जो है सभी इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब डायगोनल का एलिमेंट से बराबर नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी उसको हम कह सकते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। सर यदि बराबर हुआ तो फिर क्या होगा, फिर कहेंगे क्या, वो डायगोनल मैट्रिक्स वो नहीं रहेगा, उसका नाम फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं टाइप नंबर कितना, 9 आपका है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए a square matrix is called a scalar matrix if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal. Is called a scalar matrix if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal. देखिए एग्जाम्पल, √2 0 0 √2 है ना। इससे पहले हम लोग देखे थे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स देखे थे, वहां क्या था कि डायगोनल का एलिमेंट्स जो है ऑल इक्वल नहीं होना चाहिए, और यदि इक्वल हो गया तो फिर क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन में क्या कहा गया कि डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट क्या, 0। ठीक है, a 0 0 0 a 0 0 0 a, है ना। इसे भी हम कहेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी इक्वल हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, इसी को हम अदर डेफिनेशन में इस तरीके से दे सकते हैं। देखिए, इन अदर वर्ड्स a matrix A equals to Aij m by m। देखिए हमने क्या लिखा, a matrix, इसको हमने लिखा है ना, क्या लिखा, a matrix A equals to Aij, और यहां देखिए हमने क्या लिखा, m by m, जिससे क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात होगी। a matrix A equals to Aij m by m is said to be scalar if, ध्यान देंगे, Aij equals to 0, कब कहेंगे, जब I does not equal to j। Aij equals to k, कब कहेंगे, जब I equals to j, जहां k कोई कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अदर डेफिनेशन में हमने इसको ऐसे लिखा, a matrix A equals to Aij, ठीक है, m by m, या यहाँ पर दे भी सकते हैं a स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij m by m, या n by n, या p by p, इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं। is said to be scalar if Aij equals to क्या, 0। Aij क्या है, आप ध्यान दीजिए, A equals to Aij है ना, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते इस तरह से हम लोग, A equals to Aij, ठीक है। Aij क्या है, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है,
ए आई जे क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट। तो क्या कहा, ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जीरो कब होगा, मतलब उस एलिमेंट्स का वैल्यू जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब कहा कि आई डज नॉट इक्वल टू जे। आई जे क्या है, आप यहां देखिए, ये दोनों का सफिक्स है ना, दो सफिक्स यहाँ पे है ए का, आई और जे। जब ये दोनों सफिक्स जो है बराबर नहीं होगा तो उस एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। और जब दोनों सफिक्स इक्वल हो जाएगा, आई इक्वल टू जे हो जाएगा, तो क्या होगा के। आई इक्वल टू जे मतलब क्या होगा, मतलब यहां हो जाएगा A11, यहां हो जाएगा A22, यहां हो जाएगा A33, यहां हो जाएगा A44। अन्य कहने का मतलब क्या है, A11, A22, A33, A44। तो ये मेरा क्या है, इस सारे कंडीशन में हम क्या रखते हैं, आई इक्वल टू जे है, आई इक्वल टू जे है, और यही तो मेरा डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। और इसको छोड़ के A12, A21, A13, A31 ये सभी क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर देखो, आपसे पूछता हूं, अब देखिए इस एग्जांपल को, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A11, इसका क्या पोजीशन है, A22। तो देखिए जब दोनों का पोजीशन सेम है, यानी कि सॉरी यहां पर दोनों का सफिक्स सेम है, A11, A22, तो दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है। अदरवाइज इसका क्या है पोजीशन, A12, A12 है, इसका क्या पोजीशन है, A21 है। ठीक है, अब देखो यहां पर I डज नॉट इक्वल टू क्या है, J, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो। यहां भी क्या है, I डज नॉट इक्वल टू J है, तो ये क्या हो गया, दोनों जीरो हो गया। इसी में आइए, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A12, इसका कुछ क्या है, A13, है ना, ये भी क्या है, जीरो। ये क्या है पोजीशन मेरा, A21, ये क्या है, जीरो। तो जहां जहां देखेंगे क्या कि I डज नॉट इक्वल टू J है, उस एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। और जहां I इक्वल टू J है वो क्या होगा, कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू को ले सकता है। समझ आया कि नहीं, ये क्या था मेरा, स्केलर मैट्रिक्स था। ठीक है, टाइप नंबर कितना, 6। ये आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी को कहा गया है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, है ना, देखते हैं प्रोसेस का। A square matrix is called a unit matrix if all diagonal elements are unity and non-diagonal elements are zero। क्या लिखे हैं, a square matrix is called a unit matrix। यहां भी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहा, is called a unit matrix if all diagonal elements are unity। कहा क्या, किसी के डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, यूनिटी, मतलब एक होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सभी क्या होंगे, जीरो। देख लीजिए एग्जांपल में, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या कहा, यूनिटी, मतलब एक होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो होना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे भी कहेंगे। देखिए डायगोनल का एलिमेंट कितना है, 1 है, बाकी सब क्या, जीरो। इसका साइज क्या हो गया, 2 by 2, इसका साइज क्या हो गया,
3/3 हो गया। क्लियर है ना? अब मन में एक सवाल आएगा, क्या सर आपने ही बतलाया था टाइप 9 में स्क्वायर मैट्रिक्स कि डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम हो, इक्वल हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो हो, तो उससे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं? बिल्कुल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उसके डेफिनेशन को फॉलो करता है ना? यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। वो तभी होगा जब k की प्लेस पे कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। बात समझ आई कि नहीं? हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है किससे? I से। हमने लिख दिया IN, इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, हमने लिख दिया I2। क्या लिख दिया? मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये ऑर्डर सिंपली जो है कहीं कहीं लिखा भी जा जाता है, कहीं कहीं लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। और मान लो कि लिखा हुआ नहीं है तो उसमें मेंशन कर देता है कि I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 3 ऐसा मेंशन किया होगा और ऐसा लिख दिया तो समझेंगे क्या कि वो मेरा यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 का। बस हो जाए कि नहीं? ठीक है, तो आज पर इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ टाइप्स और बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ तक के टाइप्स में आप इतना तो कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रयास करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 बनाएंगे। ठीक है, मैं उसके सॉल्यूशन जो जो दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन उस सारे का सॉल्यूशन देखूंगा और इसमें जो टाइप बच गया है उस टाइप को देखते हुए आएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आज इतना ही। ओके।